Question number 11. RT Limited want to fix proper selling prices for their products A and B. यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें एक प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, विच दे आर न्यूली इंट्रोड्यूसिंग इन द मार्केट। बोथ दीज प्रोडक्ट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन द डिपार्टमेंट डी। ये सब डिपार्टमेंट डी में मैन्युफैक्चर होंगे, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट सेंटर। द एस्टिमेटेड डाटा आर एज अंडर। ए बी का एनुअल प्रोडक्शन जो एस्टिमेटेड है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है इन दोनों की 12 और 14। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट जो है, यानी हर यूनिट के ऊपर कितना लेबर का कॉस्ट आ रहा है। एक यूनिट पे इसमें 9 रुपये का कॉस्ट आता है, इसमें एक यूनिट पे 6 रुपये का कॉस्ट आता है इसमें। और जो डायरेक्ट लेबर आर रेट है वो 3 रुपये का है, यानी 1 घंटे में उन्हें 3 रुपये मिलता है। तो ए यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगता है? टोटल कॉस्ट एक यूनिट को बनाने में 9 रुपये आती है और 1 घंटे का कॉस्ट 3 रुपये है, यानी 3 घंटा लगता है। इस तरीके से टोटल यूनिट बनाने की कॉस्ट है 6 रुपया। एक यूनिट और 1 घंटे की कीमत है 3 रुपये, तो कितना घंटा बनाने में लगा? 2 घंटा। यानी ए यूनिट को बनाने में 3 घंटा लगता है और बी यूनिट को बनाने में 2 घंटा लगता है। The proportion of overheads other than interest chargeable to the two products are as under। यानी जो overheads है वो बता रहे हैं इधर कि overheads कितने कितने लगते हैं, चार्ज होते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट में। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस का 100% है और जिसमें से कि आधा फिक्स है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो फैक्ट्री कॉस्ट का 10% है और वो पूरा का पूरा फिक्स है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बोल रहा है कि 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये टोटल आती है ना फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल में जो आती है, फिक्स या फिर वेरिएबल नहीं, टोटल में जो आती है डायरेक्ट वेजेस, टोटल में जो फैक्ट्री कॉस्ट आती है तो उसका 10% और उसका 100% बोल रहा है ये, ठीक है। फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसका पर यूनिट उन्होंने बता रखा है कि 3 रुपया ए में लगता है। ए यूनिट को बनाने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके लिए उसमें 3 रुपये का खर्च होता है और बी में 4 रुपये का खर्च होता है। लेकिन जो 3 और 4 रुपया है वो आधा आधा है, आधा वेरिएबल आधा फिक्स है, आधा वेरिएबल आधा फिक्स है, ठीक है। द फिक्स यानी इस तरीके से 1.5 रुपये फिक्स, 1.5 रुपये वेरिएबल, 2 रुपये फिक्स, 2 रुपये वेरिएबल। द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द डिपार्टमेंट इज़ 50 लाख। जो फिक्स कैपिटल जो हमने लगाई है, देखो इसमें भी कैपिटल का सिर्फ एक ही पोर्शन बता रखा है, फिक्स कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो एक पोर्शन है फिक्स, उसमें कितना रुपया लगा है? 50 लाख लगा है। द वर्किंग कैपिटल, अभी इधर कैपिटल का एक और फॉर्म की बात कही गई है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यानी अभी तक हमें कैपिटल के 2 रूप मिले हैं, फिक्स कैपिटल एक वर्किंग कैपिटल। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या कहता है आगे। The working capital requirement is equivalent to 6 months stock of cost of sales of both the products। Cost of sales का दूसरा हम शब्दों में कह सकते हैं इसको total cost। यानी the working capital requirement is equivalent to 6 months total cost of both the products। यानी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का जो टोटल कॉस्ट आ रहा है, इन दोनों का जो सम है, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, जो भी आ रहा है, जो 12 महीने का है वो जो भी आएगा, क्योंकि इसमें एनुअल है ये चीज़, तो जो भी आ रहा है उसको हम 12 महीने का, तो जो 6 महीने का है सिर्फ वही वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल को शो करेगा, क्योंकि 12/6 क्या होता है, डिवाइड 2 होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। For this project, a term loan amounting to 40 lakhs has been obtained from the financial institutions। और इस काम के लिए एक टर्म लोन लिया गया है 40 लाख रुपए का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है 14% की पर एनम। और 15% ऑफ द वर्किंग कैपिटल नीड्स आर मेट बाई बैंक बोरोइंग कैरिंग इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। और बैंक से एक और बोरिंग ली गई है जो कि क्या है, 50, जो वर्किंग कैपिटल का 50% है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितनी लग रही है? 18% की उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लग गई है। द डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 20% ऑन इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। जो डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि उसको 20% का कैपिटल
पे एक एम्प्लॉयड पोर्शन पे 20% का रिटर्न मिले उसको। और क्या अभी हमने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड के दो रूप देखे हमने, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, यानी इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। हाँ मुझे नहीं पता है, उमा को पता है, उमा को पता है। रिक्वायर्ड अर्नव से पूछो। रिक्वायर्ड ए fix the selling prices of products A and B such that the contribution per direct labor hour is the same for both the products। यानी कि इस तरीके से प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस फिक्स करो कि इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है पर लेबर आर वो सेम आए। यानी कहने की ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है यानी ये कहना चाहता है कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है ना उसको अपने को डिवाइड करना है टोटल लेबर आवर से, प्रोडक्ट ए की और प्रोडक्ट बी की। तो हम इसको टोटल कंट्रीब्यूशन जब डिवाइड करेंगे तो जो पर लेबर आवर है वो कंट्रीब्यूशन निकल आएगी। तो पर लेबर आवर सेम कंट्रीब्यूशन होगी ना ए और बी में। फिर तो हमें एक्चुअली में ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन में जो बुक में दे रखा है, क्योंकि इसमें अलग तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है। हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से किया है, स्टेप बाय स्टेप में अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए हमने क्वेश्चन किया है। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन है इसका। हमें ये ढूंढना है टोटल कंट्रीब्यूशन बाई टोटल लेवर्स आर। टोटल लेवर्स आर हमें पता ही है, पहले में 3 लग रहे हैं, दूसरे में 2 लग रहे हैं, पर यूनिट निकाल लिया तो टोटल लेवर्स आर आ गए। अब हमें निकालना है टोटल कंट्रीब्यूशन। हमें ये पता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तब कंट्रीब्यूशन आती है। यानी अब हमें सेल्स चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। सेल्स, हमें सेल्स चाहिए तो सेल्स के 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। फिर दूसरा फार्मूला हमने देखा था टोटल कॉस्ट प्लस ROI परसेंटेज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हमें चूँकि कैपिटल एम्प्लॉयड की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करना है। हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये देखो ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हमने ले लिया सेल्स निकालने के लिए। अब सबसे पहले हम इसमें टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारा निकल के आएगा इसमें से जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी हमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और ओवरहेड्स की, वो हम इसमें डाल देंगे। जैसे डायरेक्ट मटेरियल की इसमें पर यूनिट कर रखा है, हम टोटल कॉस्ट लेकर के भी कर सकते हैं। यानी टोटल कॉस्ट यानी इंटू में यूनिट्स को इंटू में करके भी टोटल लिख सकते हैं। तो इसमें देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये वेरिएबल है, फिक्स में कुछ नहीं है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट हमारी निकल कर ऐड कर दिया। फिर इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या था, डायरेक्ट लेबर का 100% था फैक्ट्री ओवरहेड। यानी डायरेक्ट लेबर क्या, इसका टोटल डायरेक्ट लेबर का जो टोटल है उसका 100% यानी 9 रुपया। अब इसमें बोल रखा था कि जो इसमें से आधा जो है जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो आधा फिक्स है और आधा वेरिएबल है, ठीक है। तो टोटल तो आ गया हमारा कि टोटल 9 आना चाहिए, इसमें आधा फिक्स आधा बांट दो, इन 4.5 इसी तरीके से इसमें इसको नीचे ले आओ, आधा बांट दो। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई अब हमारी। एडमिन ओवरहेड क्या था, 10% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट यानी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट क्या 33, इधर में क्या 26, इसका 10% यानी 3.3। तो टोटल एडमिन आवर क्या होगा 3.3। इसमें फिर आगे फर्दर बोलता है कि एडमिन जो ओवरहेड है वो 100% फिक्स है, यानी जो 3.3 है वो पूरा का पूरा फिक्स है। यानी वेरिएबल 0, फिक्स में 3.3 डाल दो, इधर 2.6 डाल दो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हमारी इस तरीके से प्लस करके। सेलिंग और ओवरहेड एक्सपेंसेस के बारे में इसने बोल रखा है कि 3 रुपये यूनिट और 4 रुपये यूनिट दे रखा है इसने, और बोल रखा है कि ये इसमें से आधे क्या है, आधे फिक्स है और आधे वेरिएबल। तो 3-4 रुपये जो दे रखा है उसको आधा फिक्स और वेरिएबल में आप बांट दो, ठीक है।
यह आपकी टोटल आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। यानी ये हमारी अब टोटल कॉस्ट निकल करके आ गई है इस टेबल के थ्रू। और इसी तरीके से टेबल बनाना है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ गई, तो टोटल कॉस्ट हमने जो है अब वो यहाँ पे रख दिया हमने टोटल कॉस्ट। अब हमें ROI चाहिए, ठीक है। तो ROI निकालने का इसमें बोल रखा था कि ROI जो है वो कैपिटल, अब ROI का फॉर्मूला ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ROI बिफोर टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, ये देखो, फिक्स प्लस वर्किंग। वर्किंग वाले को क्या बोलोगे, जो टोटल जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का जो टोटल कॉस्ट है उसका 6 महीना का जो टोटल कॉस्ट निकलेगा वो वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। यानी टोटल कॉस्ट आप देखोगे तो ये निकलेगा, एनुअल निकलेगा प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का। प्रोडक्ट ए का ये देखो, प्रोडक्ट ए का टोटल कॉस्ट ये रहा, प्रोडक्ट बी का टोटल कॉस्ट ये रहा। इनके यूनिट से जब आप प्लस कर दोगे तब आपका ये आंसर आ जाएगा। और इसका हमें क्या चाहिए, सिर्फ 6 महीने का चाहिए, ये 12 महीने का है। तो कर दिया हमने डिवाइड 12 से, 6/12 कर दिया, तो ये हमारा वर्किंग आ गया 6 महीने का। यानी फिक्स भी हमारा मिल गया, वर्किंग मिल गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकल गया। अब इस फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल लिया। अब ROI कितना दे रखा है, 20% दे रखा है बिफोर टैक्स, हमने ROI भी निकाल लिया। तो सेल्स वाले फॉर्मूले में फिर हमने इधर से ROI डाल दिया, तो ये हमारा आ गया, टोटल सेल्स निकल आ गया। यानी इस वाले फॉर्मूले में हमारा सेल्स निकल गया। कंट्रीब्यूशन निकालना, अब हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये देखो, प्रोडक्ट ए की वेरिएबल ये रही, प्रोडक्ट बी की वेरिएबल ये रही, इन दोनों को आप प्लस कर दो, उनके तो वेरिएबल आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में रख दो, सेल्स भी रख दो, वेरिएबल भी रख दो, तो आपकी कंट्रीब्यूशन निकल आएगी। फिर कंट्रीब्यूशन को आप ऊपर में रख दो, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर लेवल निकल आएगा, ठीक है। ये देखो, फिर उसको उनके यूनिट से इंटू कर दो, तो आपका टोटल ए का कंट्रीब्यूशन, टोटल बी का कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। और इस कंट्रीब्यूशन में क्या होगा, इन दोनों यूनिट्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो पर लेबर सेम ही आएगी। अब हमने क्वेश्चन में बोला था कि इस तरीके से सेलिंग प्राइस को फिक्स करना है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर सेम आ जाए, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर हमने सेम कर दिया, उनकी हमें सेल प्राइस भी तो निकालनी है ना। तो देखो ये क्या होता है, हमने अभी फॉर्मूला देखा था, सेल्स बाई BC इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में मिल गया, कंट्रीब्यूशन में अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो हमारी सेल्स आ जाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए हमने लिया, प्रोडक्ट बी, इसके कंट्रीब्यूशन में हमने अलग अलग जो यूनिट था, अलग अलग ही प्रोडक्ट है ना, तो अलग अलग इनका कंट्रीब्यूशन निकाल के हमने ऊपर निकाला था। इसमें उनके वेरिएबल कॉस्ट जो इंडिविजुअल के डाल दिए तो हमें सेल्स निकल गई। अब उनके हमने इंडिविजुअल जो यूनिट्स थे उनसे डिवाइड कर दिया तो हमारी सेल प्राइस पर यूनिट निकल गई यहाँ पे, ठीक है। फिर पार्ट बी में हमसे कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इन डिटेल द ओवरऑल प्रॉफिट। ये यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी कि इसमें आपको सब कुछ कंसिडर करना है। जो ऊपर हमने जो फिनेंस कॉस्ट जो इंटरेस्ट हमने कंसिडर नहीं किया था ना, हमें वो भी करना है, क्योंकि ओवरऑल कह रहा है सब कुछ ले लो समेट के। अब हमें प्रॉफिट बता के दो कि डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो अब आप ये देखो यहाँ पे ओवर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी टोटल सेल्स हमें इंडिविजुअली हमने अभी पीछे देखा ही था, उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन भी हमने कंट्रीब्यूशन करा तो हमने पीछे देख ही लिया था। फिक्स कॉस्ट वो टेबल में से उठा लेंगे आगे। फिर टोटल में से जो इंटरेस्ट है वो तो हम इसमें नहीं बांट सकते ना कि इसमें कितना हमें नहीं पता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है जो 14% का था वो टोटल ये रहा हमारा, टोटल वाले कॉलम में डालेंगे। वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल तो हमें पता ही कितनी है, वर्किंग कैपिटल कितनी थी, इतनी थी ना वर्किंग कैपिटल। इसका 50% हमने लोन लिया था वर्किंग कैपिटल का और 18% के हिसाब से, तो टोटल वाले कॉलम में इस इंटरेस्ट को भी आप लेस कर दो तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल आएगा। यही है क्वेश्चन पूरा।